चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे आप लोग। तो आइए हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 145 नंबर आज के सेट का, सॉरी कल के सेट का। तो चलिए पहला सवाल, ज़्यादा विलंब ना करते हुए एकदम तेजी में थोड़ा चलना होगा। टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो बताइए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर टेन थीटा बराबर 12/5 है, ये आपका P है, ये आपका B है, H निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 13। साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो हो जाएगा 144/169, यानी फाइनल आंसर 25 और बटे 169 है ना। अच्छा सॉरी, ये तो डिनोमिनेटर में है मेरे दोस्त, गुना नहीं है, बटा है। 1 प्लस साइन और बाय 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 प्लस 12/13 और नीचे 1 माइनस 12/13। फाइनली 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है? 14 सेमी लंबे धातु के बेलनाकार पाइप के बाह्य और अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल का मेरे दोस्त अंतर इतना है। यदि पाइप 99 सेमी क्यू धातु से बना हुआ है तो बताइए बाह्य त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले मेरे दोस्त ये जो पाइप है ये होलो सिलेंडर की जैसा है, ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, ये होलो सिलेंडर है और मेरे दोस्त होलो सिलेंडर, इसकी लंबाई कितना है? 14 सेमी, इसकी लंबाई 14 सेमी। ठीक है, और सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये हमारे पास छोटी आर है और ये हमारे पास बड़ी आर है। अगर हम क्या दिया है, पहले हमें कहा है कि बाह्य और अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर है 44, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई RH होगा। इंटरनल क्या हो जाएगा? 2 पाई छोटी RH। इन्हीं का डिफरेंस दिया है 44। अगर यहाँ से हम 2 पाई कॉमन करते हैं, बड़ी आर माइनस छोटी आर, और H हमारे पास 14 बराबर हो जाएगा 44। अब देखिए 44 से 44 चला गया, ये हमारे पास 2 बार में कट गया। R माइनस आर कितना हो गया? 1/2। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद कहा है कि ये जो बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है ये पाइप 99 सेमी क्यूब धातु से बना हुआ है। अगर ये 99 सेमी क्यूब धातु से बना हुआ है तो 99 सेमी क्यूब क्या है? इस खोखले बेलन का वजन है, मतलब वॉल्यूम है। तो खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई पाई, ध्यान देना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और इंटू एच। कितना है ये? 99। ये मेरा 22/7 है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, और ये हमारा हाइट है बराबर 99। अब अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 9 99, और देखिए इस 7 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। मेरे दोस्त R 4 हो गया। R प्लस आर का तो नहीं पता, लेकिन R माइनस आर हमारे पास 1/2 और बराबर है 9। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो फाइनली R माइनस आर हमारा 1/2 है, तो R प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा? 9/4। तो R प्लस आर हमारा 9/4 हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बाह्य त्रिज्या यानी बड़ी आर का मान। तो आप देख लीजिए ना, बड़ी आर का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बड़ी आर का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि R प्लस आर कितना है मेरा? 9/4, और R माइनस आर है 1/2। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल R बराबर क्या होगा? 9/4, 2/4 ही हो जाएगा, 11/4 है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है? तो देखिए, कैलकुलेशन मारिए, कैलकुलेशन हम देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखिए तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया क्या? ओहो हो, यहाँ पर 9/2 होगा मेरे दोस्त, 9/2। ये 9/2 है और ये मेरा क्या है? 1/2 है। 9/2 है, ये मेरा 1/2 है, 10/2 है, रिजल्ट हो जाएगा हमारा 5।
आर बराबर होगा 5/2। 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए कौशल, आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। देखो हमें क्या कहा गया, यदि समांतर श्रेणी फॉर 9 7 5 डॉट 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 का एनवा पद, समांतर श्रेणी 15 12 9 डॉट 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 एनवा पद के बराबर है तो एन का मान क्या होगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास nth टर्म है और ये भी हमारे पास इस एपी के भी nth टर्म, दोनों के nth टर्म इक्वल हैं। फर्स्ट एपी का nth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 7 में 9 जाएगा, हो जाएगा -2। ठीक है भाई। अब इसका मेरे दोस्त निकालिए, दूसरे का एनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, डी कैसे, 12 में से 15 गया तो ये मेरा डी हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ से देखिए मेरा 9 है और माइनस में 2n और माइनस माइनस +2, ये हमारे पास 15 है, -3n और माइनस माइनस +3, ये इस पर आके n हो जाएगा और 15 3 18, 18 में 11 गया तो 7 हो जाएगा। इस तरह से n का मान क्या हो गया, 7 हो गया। आप सबको मेरे दोस्त 7 हो गया होगा। मेरे दोस्त आएगा, जल्द ही आएगा, आप एकदम टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए समीकरण x² माइनस इतना को हल कीजिए। पहली बात, इस इक्वेशन को हल करने के बाद जो x का मान आएगा मेरे दोस्त, हालांकि इसको हल तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इनमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस √3 हो जाएगा, इनमें से -1 आएगा कॉमन तो x माइनस √3 हो जाएगा। तो फाइनली x माइनस √3 और x माइनस 1 दो फैक्टर हो गया, दोनों को 0 के बराबर करोगे x का मान √3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो ए भी सही है, सी भी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है, हमें कह रहा है कि एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट बैठ सकने वाली गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं, एकदम प्यार से देखिए। एट फर्स्ट हम एक घन बनाएंगे सबसे पहले। देखिए ये हमारे पास क्यूब बन के रेडी है। ठीक है, और इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फेयर डालना है। तो अगर इसके अंदर मैक्सिमम साइज का स्फेयर डालेंगे ना तो इस सरफेस को भी टच करेगा, इस सरफेस को भी टच करेगा, यानी इस क्यूब का जो साइड होगा वो इसके अंदर जो गोला डालेंगे उसकी डायमीटर हो जाएगा। तो सोचिए ना, अगर गोले का डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर होगा तो गोले का रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, ये हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हमें कह रहा है, तो हमें ये कह रहा है कि क्यूब का और स्फेयर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब, है ना, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब, ये मेरा एक क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 8a³ हो गया और यहाँ से 4/3 पाई और एक क्यूब हो जाएगा। तो देखिए एक क्यूब से एक क्यूब चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फाइनली ये 6/पाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6/पाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इस पर आइए। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं
उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरे दोस्त देखो, सबसे पहली बात, अगर आप दो डाइस को रोल करते हो और अगर आप दोनों पर सेम डिजिट की बात करोगे ना, सेम डिजिट, तो दोनों पर सेम डिजिट आने वाला कितना इवेंट है, तो आप कह दो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी टोटल कितने, द टोटल 6 इवेंट। ये सेम डिजिट आने वाला 6 इवेंट है। अगर मैं ये कहूं कि डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आने वाले कितने इवेंट होंगे, तो दो डाइस को एक बार फेंकेंगे ना, तो टोटल इवेंट होगा 36। 36 में 6 घटना ऐसा है जिस पर समान अंक है, इसका मतलब 30 घटना ऐसा है जिस पर समान अंक नहीं है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लेने जाऊं तो दोनों पर अलग अलग अंक आने वाली घटनाओं की संख्या 30 है बटा टोटल घटना 36 है। ये हमारे पास 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 है। ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। मेरे दोस्त देखो, आप क्या कर लो, थीटा का मान 0 डिग्री पुट कर लो। आप जैसे ही थीटा का मान 0 डिग्री पुट करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देखो, ये हमारे पास कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरा भी दिमाग खराब है, अरे कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है ना, तो ये मेरा ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देखो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो वहाँ पर माइनस बी बराबर 3, यानी बी बराबर -3। क्या चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2/2 होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। और दिया हुआ क्या है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कोई भी सर्कल का होता क्या है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, बराबर 154। यहाँ से जाएगा 7 बार में, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 × 7। अब 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3। यहाँ से ए बराबर क्या होगा, 7 दूनी 14 √3 हो जाएगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का साइड जो है ना 14 √3 हो गया। मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर, मुझे चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा 3 × साइड। तो आइए 3 और इंटू साइड, तो साइड देखिए, साइड हमारा 14 √3 है, तो ये मेरा 14 √3 हो जाएगा। हम आराम से कह सकते हैं 42 √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 42 √3 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। अब आप इसको आराम से काम कर सकते हो। क्या मांगा था भाई, ये त्रिभुज का परिमाप ही तो मांगा था। आप मल्टीप्लाई कर लो, 42 × 1.732 कर लो, है ना, 1.732 कर लो, गुना कर लो। ठीक है, और गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। गुना करने के बाद जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे दोस्त सही है। ऑप्शन नंबर सी अप्रॉक्स आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अप्रॉक्स आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये क्या है, 2 पॉइंट दिया है जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा 10 यूनिट है, y का मान क्या होगा। अब बताओ, अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अब आप ही बताओ ना, अगर PQ का मान, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो PQ अगर हमारे पास 10 है तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा है। अब 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, x के डिफरेंस का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस
y के डिफरेंस का स्क्वायर, तो y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये मेरे पास 100 है। y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 36। अब क्या करना है ये बताइए, y का मान क्या डालें। देखिए 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, अब माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। अगर 6 बनाना है तो y का मान 3 दे दीजिए, अब माइनस 6 बनाना है तो y का मान -9 दे दीजिए। 3 रखिएगा तो भी 36 होगा, अब -9 रखिएगा तो भी 36 होगा। दोनों ही स्थिति में आपका हो जाएगा, यानी हमारा 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप में से जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा करेक्ट रहा होगा। चलो इस पर आते हैं। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि ए रेडियस वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक सर्कल हो गया, ये मेरा दूसरा सर्कल हो गया, ये मेरा तीसरा सर्कल हो गया और ये मेरा चौथा सर्कल हो गया। और चारों सर्कल से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। आप इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, ठीक है। अब जानते हो इनका रेडियस ए है, इनका रेडियस ए है, तो कन्फर्म ये मेरा 2a हो गया। ये 2a साइड वाला एक स्क्वायर हो गया। हमें करना क्या होगा, एक स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वार्टर सर्कल मिलकर एक सर्कल घटाना होगा। यानी यहाँ पर अगर मुझे शेडेड जोन का एरिया चाहिए, शेडेड जोन का एरिया, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर के एरिया में से यानी 2a के स्क्वायर में से 4 क्वार्टर सर्कल मिलकर एक सर्कल घटाना होगा, पाई सर्कल का रेडियस ए काम करेगा। तो देखिए 4a स्क्वायर और माइनस पाई ए स्क्वायर, फाइनली हो जाएगा 4 माइनस पाई और ए स्क्वायर, 4 माइनस पाई और ए स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे कि पाई का मान डालेंगे 22/7। चलो पाई का मान 22/7 डाल दो, ये मेरा ए स्क्वायर है। 28 माइनस 22 से हो जाएगा 6/7 ए स्क्वायर, 6/7 ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप में से बी जिनका आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आओ मेरे दोस्त 11 नंबर सवाल पे आ जाओ। 11 नंबर देखते हैं। पॉइंट -2 -3 3,7 को जोड़ने वाली रेखाखंड y एक्सिस किस रेशियो में इसे बांटेगी। देखो हमें कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को, सबसे पहले जानते हो मेरे दोस्त, ये थर्ड क्वाड्रांट है और ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, इसके बीच से y एक्सिस पास करेगी, यानी इंटरनल डिवीजन का मामला है, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगी। तो मेरे दोस्त y एक्सिस अगर बांटने आ रही है, इसका मतलब सेक्शन पॉइंट यानी विभाजन बिंदु इसी y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा y का मान होगा, लेकिन x का मान 0 होगा, यानी सेक्शन पॉइंट का मुझे x मालूम है। तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का x लेकर चलेंगे। x बराबर mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n, ठीक है। आप देख लो ना, सेक्शन पॉइंट का x हमारा 0 है, mx2 तो m, x2 है 3 हो जाएगा, nx1 तो n और x1 कितना है -2, m प्लस n बटा में रख के क्या करोगे, मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ऐसा करो, माइनस का 3m बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस खत्म हो गया, m/n करने जाओगे 2/3, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आ गया, वेरी गुड, सब लोग का आ गया, थैंक यू। आ जाओ इस क्वेश्चन पर, इसको देखते हैं। 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक मिक्सचर बनाना है, सॉल्यूशन। कह रहा है इस सॉल्यूशन के द्रव्यमान यानी टोटल वेट का कंसंट्रेशन क्या होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन परसेंटेज वैल्यू ऑफ मेन मटेरियल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। किसी मिश्रण में मुख्य पदार्थ के प्रतिशत मान को ही सांद्रता कहते हैं। पानी और नमक में मुख्य पदार्थ क्या है, नमक, यानी साल्ट का परसेंटेज लेना होगा। साल्ट परसेंटेज लेने जाएंगे तो साल्ट कितना मेरे दोस्त 45, अब भाई टोटल मिक्सचर कितना 565 और इनटू 100, बस आप इसे कैलकुलेट कर लो। आप जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप में से जिन्होंने भी किया होगा एकदम करेक्ट रहा होगा, ठीक है। क्या आपका रिजल्ट होगा 7.96, वेरी गुड,
7.96 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिक्री कर सहित यानी सेल टैक्स को इन्वॉल्व करने के बाद टोटल बिक्री मूल्य हमारा इतना है। यदि बिक्री कर यानी सेल टैक्स अगर 10% है और दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु का सीपी क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ये क्या है, ये हमारा सेल टैक्स शामिल किया हुआ एसपी है। तो मैं आपसे ये कहूं, बिक्री मूल्य जो भी होता है, बिक्री मूल्य पर टैक्स निकालकर और बिक्री मूल्य में जोड़ा जाता है, तब फाइनल बिक्री मूल्य होता है। एक्चुअल में ना वो जो 1232 है वो फाइनल बिक्री मूल्य है, रियल बिक्री मूल्य नहीं है। रियल बिक्री मूल्य वो होता है जिसमें टैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 10% टैक्स इन्वॉल्व है। तो 10% टैक्स इन्वॉल्व होने का मतलब हो गया कि आपके रियल जो एसपी है उसका 110%, उसका 110% है ना, यानी 10% टैक्स के रूप में बढ़ाने के बाद जो एसपी होगा वो मेरे दोस्त हमारा कितना है, 1232। अगर यहां से हम एसपी निकालने जाएंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 1120 नजर आएगा। ये वो एसपी है जिस पर 12% का लाभ हुआ है। अब आप ही बताओ, 12% लाभ वाला अगर एसपी डिफाइन करने जाएंगे तो क्या 112% हो जाएगा? बिल्कुल। और वो हमें 1120 मालूम है। 1% का मान 10 हो जाएगा, 100% का मान 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 1000 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये चीज आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% पर निवेश किया। कुल उसकी इनकम इंटरेस्ट 730 रुपए है। तो कुल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अब देखिए उसने क्या किया है, 1/7 को इन्वेस्ट किया है 4% पर, ठीक है, और 1/2 को इन्वेस्ट किया है उसने 5% पर। बाकी जो बच गया उसको इन्वेस्ट किया है 6% पर। कोई बात नहीं, बाकी क्या बचेगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त आप क्या करिए, इस 7 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 7 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14। तो टोटल आप क्या करिए, टोटल इन्वेस्टमेंट को 7 और 2 का एलसीएम 14 ना मान के 1400 मान लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 1400 का 1/7 करेंगे 200 होगा, 1400 का अगर 1/2 करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो 7 दूनी 9 हो गया, तो बच कितना गया, 500। चलिए अब आप यहां से इंटरेस्ट निकालिए। देखिए 200 का 4% क्या होगा, 8। 700 का 5% क्या हो जाएगा, ये 35। 500 का 6% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये 8 और ये 35 और ये 30, अगर हम इन सब को ऐड कर लें तो हो जाएगा 65 और 8 73। ये 73 हो गया टोटल इंटरेस्ट, और यही दिया हुआ है 730। एक रेशियो का मान 10 होगा, एक रेशियो का मान 10, तो 1400 रेशियो का मान क्या होगा, 14000। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14000 हो जाएगा। आप में से जिनका 14000 आया होगा करेक्ट रहा होगा, ठीक है। ये था हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 80 है। तो डिब्बे में कितने पैसे थे, मतलब वैल्यू मांग रहा है। अब देखिए ना, 1 रुपये वाला, ठीक है, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या मालूम है? सिक्कों की संख्या का रेशियो 1, 2 और 3 मालूम है। अगर हम यहाँ वैल्यू लेने जाएंगे तो क्या होगा, 1 रुपये के 1 सिक्के तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के वैल्यू 1 हो जाएगा, 25 पैसे के 3 सिक्के ये हो जाएगा 75 पैसा। अगर हम टोटल ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2.75, ये हो गया टोटल वैल्यू। और मुझे इसी का मान चाहिए। मुझे दिया हुआ क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितना, 2 रेशियो। अब 2 रेशियो का मान अगर 80 है तो 1 रेशियो का मान 40, और जब 1 का मान 40 तो इसका मान क्या होगा, 2.75 और इंटू 40। आप मेरे दोस्त काम कर लो,
डेसिमल हटाओगे 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप समझ रहे हो कि 20 दूनी 80 और 20 पंचे 100 होगा, और इसको हम 55 यानी रिजल्ट आ जाएगा 110। बहुत आराम से आपने इसे बना लिया है। 110 जिनका आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। चलो मेरे दोस्त, ये 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर की ओर चलते हैं। ए और बी एक बिजनेस में 3:5 के रेशियो में कुछ राशि निवेश किया है। 6 मंथ के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ को ए बी सी में किस रेशियो में बांटा जाएगा? अब देखिए ना, बिजनेस 1 साल चला है क्योंकि वार्षिक लाभ की ही बात की गई है। ए बी और सी, पहले तो आप इनका इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। ए बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:5 है, ठीक है। और मेरे दोस्त 6 महीने के बाद सी ने क्या किया, बी के बराबर राशि निवेश करके इसमें जुड़ गया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करिए, टाइम निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सी बाद में जुड़ा ना, ए और बी पूरा 12 महीना रहा। सी 6 महीने के बाद जुड़ा तो 6 महीना रहेगा। अब आइए, ये हमारा 2 2 और ये हो गया 1। क्या करना है, प्रॉफिट का रेशियो लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हमारा 6 10 और 5 6 10 और 5 ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही वो सेट है जिसका डिस्कशन मेरे दोस्त हम करते हैं अभी, ठीक है। आप लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट को ज्वाइन करिए। वहाँ 30 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाने का जो प्रेशर है उसको झेलिए, वो आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। फास्ट में एक्यूरेसी के साथ बनाने की कला आप यही सीख सकते हैं। इसलिए आप 99 रुपीज़ ना देखें, यहाँ पर आप जाके एक्सपीरियंस लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हरि ने 11.03% की साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए 100 रुपये का निवेश किया है। टीपू को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए? अब आप देखिए, सबसे पहले 11.03% यही रेट है। और मेरे दोस्त इस रेट से अगर 3 साल का क्या करना है आपको, इंटरेस्ट, इस रेट से अगर आप 3 साल तक पैसे को रहने दोगे तो हो जाएगा 33.09%। 33.09%। तो 33.09% क्या है? ये मेरे दोस्त हमारा इंटरेस्ट है। जबकि अगर 3 साल के बाद हम देखने जाएंगे तो 3 साल के बाद अमाउंट बनेगा ना। तो हमने निवेश किया 100 रुपये, जिस पर 33.09% इंटरेस्ट बना, तो अमाउंट हो जाएगा 133.09। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो 133.09 ही होगा। अब हमें कहा कि यही राशि मुझे प्राप्त करना है ना, यही राशि मुझे प्राप्त करना है, लेकिन रेट क्या रखना है, 10%। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या, 3 साल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10% की रेट से अगर 3 साल का हमें CI निकालना होगा तो ये मेरा 33.1%। अगर अमाउंट देखने जाएंगे तो 133.1%। और यही जो 133.1% मुझे मिलना है, वो मैं चाहता कितना हूं, 133.09%, है ना। तो मेरे दोस्त याद रखो, 1% का मान यहां लगभग 1 होगा, लगभग, और 100% का मान अप्रॉक्स मेरे दोस्त 100 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्स 100 जाएगा। आप देख सकते हो ना, अगर डेसिमल के बाद 1 है, 0.9 है, अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो 133 1% का मान 100% का मान 100 होगा। तो अप्रॉक्स 100 यहां पर हो जाएगा। मोहित कुमार अगर नहीं हुआ होगा तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, हमको हो गया होगा। अभी आए थे तो कौशल भी कहा था कि ऐसा ऐसा बात है सर 144 के बारे में, तो हम 144 को देख लेंगे दोस्त। होगा तो उसका डिस्कशन किसी टाइम में, चाहे होगा तो रात्रि सेवा में देखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डोंट वरी मेरे दोस्त।
एक सेट में पुराना ले लिया था ना, वही वही कन्फ्यूज़न हो गया। 139 जो उठा लिया ना, तो मुझे लगा कि मैं 144 करा दिया हूँ, वहीं पर थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं, उसको हम कर लेंगे, यू डोंट वरी, ध्यान दो। 18 नंबर क्वेश्चन, 10 लीटर मिक्स सॉल्यूशन में 2 लीटर पानी इवापोरेट हो गया है, से रेस्ट सॉल्यूशन में 6% नमक पाया गया, वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत क्या होगा। देखो रियल सॉल्यूशन ये है, ठीक है, रियल सॉल्यूशन 10 लीटर है। अब 10 लीटर में कितना परसेंट सॉल्ट था मुझे नहीं मालूम, मान लेते हैं x% सॉल्ट था। अब इस 10 लीटर में से 2 लीटर पानी निकल गया, तो मिश्रण बच गया 8 लीटर। कह रहा है अब इसमें नमक का प्रतिशत क्या दिख रहा है, 6% दिख रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 10 लीटर के मिश्रण में x% नमक था, उसके बाद इस 10 लीटर में से नमक थोड़ी बाहर निकला, पानी 2 लीटर निकला है, तो बचा 8 लीटर मिश्रण जिसमें नमक है 6%। तो मतलब नमक जितना यहाँ है इतना ही नमक यहाँ है, मात्रा में नमक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परसेंटेज इसलिए अप डाउन हो जाएगा क्योंकि पहले मिश्रण 10 लीटर था और अब मिश्रण 8 लीटर है, क्योंकि 2 लीटर पानी इसमें से वाष्पीकृत हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए 10% से परसेंटेज आपका चला गया, यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे 8 6 48, मेरे दोस्त ये 4.8% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कहीं से समस्या नहीं है। ठीक है, आ जाओ इस पर, इसको देखते हैं। गणित में 28 छात्रों का एवरेज 50 है, 8 लोगों ने स्कूल छोड़ दिया जिसके कारण एवरेज 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का जो प्राप्त अंक है उसका एवरेज क्या होगा। मान लीजिए कि ये जो 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़ा है ना, इसका एवरेज हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 28 स्टूडेंट का एवरेज अगर 50 है तो योगफल 28 और इंटू 50 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। 28 का एवरेज 50 है तो योगफल ये हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, इनमें से 8 स्टूडेंट जो गया जिनका एवरेज 8x था, तो 28 के योगफल में से 8 का योगफल हटा देंगे तो कितना का योगफल बचेगा, 20 का योगफल बचेगा। तो 20 का योगफल बचेगा, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बचे हुए 20 का एवरेज क्या है, 5 बढ़ गया, तो पहले एवरेज 50 था, 5 बढ़ जाएगा तो कितना एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 55। ठीक है, तो देख लो 28 पंचे 140 1400 हो जाएगा, और ये 55 110 1100 हो जाएगा, ये मेरा 8x है। तो यहाँ से 300 का मान अगर 8x हो गया तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 75/2 यानी कि 37.5 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37.5। ठीक है ब्रदर, चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसने 20 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा लेगा और सी से 9 दिन ज़्यादा लेगा। ए और बी उस काम को करने में उतना ही टाइम लेते हैं जितना टाइम में सी अकेले ही उस काम को ख़त्म करता है। ए अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेगा, कोई बात नहीं, किसी काम को करने में ए और बी मिलकर जितना टाइम लेता है सी अकेले में उतना टाइम लेता है। ए और बी मिलकर जितना टाइम लेता है सी अकेले में उतना टाइम लेता है। तो ए भी अगर x टाइम लेता है तो सी भी हमारा x टाइम लेता है। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ठीक है, अब आप ये देखिए सी का टाइम क्या है मेरे दोस्त, मेरा x है, x माने है ना। ठीक है, हमें कह रहा है कि ए जो है ना, ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो बी से ना ये 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। एक काम करो ना, x है तो x + 9 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर मैं पूछता हूँ कि a जो है ना सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है लेकिन b से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है। अगर a का टाइम b से 5 ज़्यादा है तो b का टाइम a से 5 कम होगा, तो इसमें से 5 हटा दो, ये x + 4 हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये टाइम किसका है मेरे दोस्त, ये है a का टाइम। ये किसका टाइम है, ये हमारा b का टाइम है। ठीक है, आपको एक मैंने कंसेप्ट बताया था, आपको याद होगा कि ए और बी मिलकर कोई काम करने में x टाइम लिया। ठीक है, ए अकेले जब उस काम को कर रहा है तो जितना साथ में कर रहा है उससे ये मान लो p घंटा ज़्यादा, और b जब अकेला आजमा रहा है तो जितना टाइम साथ में कर रहा है ना, जितना टाइम साथ में लग रहा है उससे इसको q घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बताओ सर इन दोनों को एक साथ कितना टाइम लगता है, तो इन दोनों को एक साथ p और q का प्रोडक्ट,
P इंटू क्यू इतना टाइम एक साथ लगता है, P इंटू क्यू इतना टाइम एक साथ लगता है। ठीक है, तो ये वाली कंसेप्ट है। तो वही चीज़ हमारा अभी भी अप्लाई होगा। कहोगे वो कैसे? ए अकेला में 9 ज़्यादा, बी अकेला में 4 ज़्यादा, तो मेरे दोस्त एक साथ में कितना? तो ए अकेला में 9 ज़्यादा, बी अकेला में 4 ज़्यादा, हो जाएगा रूट के अंदर 36, ये कितने हो जाएंगे? 6। अब x का मान 6 हो गया तो a का टाइम क्या हो जाएगा? 15। तो a का टाइम 15 हो गया, ये हो गया बी नंबर। ठीक है, ये हमारा बी नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बी का टाइम भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो ध्यान दो। किसी टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, किसी टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के साथ, यानी ए के साथ एक लीक डेवलप हो गया, जिससे भरने में 9 घंटा नहीं 1 घंटा ज़्यादा लग गया, 10 घंटा लग गया। ठीक है, कह रहा बताओ पूरा टंकी भरा हुआ हो तो वही रिसाव कितना देर में अकेले खाली करेगा? तो जो टंकी 9 घंटा और 10 घंटा में भरा सकता है उस टंकी की कैपेसिटी 90 हो जाएगा। 9 घंटे में 90, 1 घंटा में 10, 10 घंटा में 90 भराएगा तो 1 घंटा में 9 भराएगा। अब आप ही बताइए क्या, जब ए की क्षमता, यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना, जब ए की क्षमता आपका +10 है तो बी की क्षमता कितना होगा कि 9 नजर आएगा? 1। यानी आप समझ गए कि बी की कैपेसिटी है एक खाली करने की, खाली करना है 90, क्योंकि टंकी अगर भरा हुआ होगा तो 90 पानी होगा, 90 खाली करेगा कोई एक क्षमता से तो 90 घंटा लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 90 आवर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 90 आवर। अब इस पर आइए, इसको देखते हैं। दो रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? देखिए, दो रेलगाड़ी है, ट्रेन 1, ट्रेन 2। अगर इन दोनों के हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रेन 800 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में ट्रेवल करता है, इसका मतलब हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्त 100 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन का स्पीड हो गया। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर है 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है तो 6 घंटे का समय लेता है, धारा के विपरीत जाता है तो 8 घंटे का समय लेता है। धारा की गति इतना है तो नाव की गति क्या होगा? सबसे पहली बात क्या है कि धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में वो दूरी सेम ही तय कर रहा है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा ये वाली स्पीड काम करेगी, जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो नाव माइनस धारा ये वाली स्पीड काम करेगी। अब समझना आपको ये पड़ेगा कि धारा की दिशा में चाल और इनटू धारा की दिशा में लगने वाला समय, धारा के विपरीत दिशा में स्पीड और लगने वाला टाइम। डिस्टेंस हो गया ये क्या? स्ट्रीम के फेवर में, और ये डिस्टेंस हो गया स्ट्रीम के अगेंस्ट, यानी ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो दोनों ही डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए सेम हो जाएगा। आप आराम से इसे सॉल्व करिए तो देखिए 6b और +18 हो जाएगा, वहाँ 8b और -24 हो जाएगा, माइनस का 2b बराबर -42, तो b का मान 21 हो जाएगा। b का मान 21 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ब्रदर, चलो आ जाओ इस पर, इसको देखते हैं। यदि 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत इतना है, 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत क्या होगा? देखिए 8 फैन और प्लस, मान लीजिए एक फैन की कीमत ए है तो 8 फैन की कीमत 8A होगा, एक ओवन की कीमत बी है तो 14 ओवन की कीमत 14B हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना होगा? 36,520। ठीक है, 12 पंखे और 21 ओवन, एक पंखा का कीमत ए है तो 12 पंखा का 12A होगा, 21 ओवन, एक ओवन की कीमत अगर बी है तो 21 ओवन का कीमत 21B हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ देखो मेरे दोस्त कि आप 8
और 14 से अब 12 और 21 बनाए हो, तो ये तो हमारा 3/2 गुना है। तो अगर प्रोडक्ट 3/2 टाइम्स है तो प्राइस भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा। प्राइस भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा। आप गुना 3/2 टाइम्स कर लो, 54,780 हो जाएगा। सोचने की कोई बात नहीं है। जब उधर प्रोडक्ट 3/2 गुना हो गया तो आपका प्राइस भी 3/2 गुना हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़िए। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि वह x वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे उन तीनों को विभाजित किया गया तो इतना 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 रिमाइंडर आया। बताइए x के अंकों का योगफल क्या होगा। अब सबसे पहली बात मेरे दोस्त 7072, ठीक है, 8505 और मेरे दोस्त 9925, ठीक है। देखिए 7072, 8505 और यह 9925, 3 वैल्यू है। एकदम कंसंट्रेट होके आपको ध्यान देना है, ठीक है। कह रहे वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे इन तीनों को भाग देते हैं, जिससे इन तीनों को भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास क्रमशः 22, 45 और 55 बचता है। पता है रिमाइंडर कब बचता है मेरे दोस्त? जब भाग लगने से ज्यादा होता है तभी रिमाइंडर बचता है। तो हमें क्या करना है कि जितना ज्यादा है उतना हटा दीजिए। अब ये 22 ज्यादा है, 22 जैसे ही हटाओगे 7050 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त 45 जैसे ही हटाओगे ये आपके पास 6 8460 हो जाएगा। और इनमें से 55 जैसे ही हटाओगे 0, 12 में से 5 गया 7, ये हमारा 8 और ये हमारा 9। अब देखिए यहां पर पता है भाग लगने से जितना ज्यादा था उतना मैंने हटा दिया। तो भाग लगने से ज़्यादा जितना था उतना मैंने हटा दिया। तो अब ये जो नंबर बची है वो भाग लगने वाली नंबर बची है। तो मेरे दोस्त जिनसे इन तीनों में भाग लगेगा वो इन तीनों का क्या होगा? HCF होगा। और यदि आपको SCF निकालना है, समझना अच्छे से, अगर आपको SCF निकालना है तो किन्हीं दो का डिफरेंस लीजिए। अब इन्हीं का डिफरेंस ले लीजिए ना। जैसे ही डिफरेंस लोगे 1410 हो जाएगा। 1410 से 5 बार में, 1410 से 6 बार में, 1410 से 7 बार में। अब इन दोनों का अंतर जो आया उससे तीनों कट रहा है। यही मेरे दोस्त हमारा SCF हो जाएगा। तो यही हो गया वो x का वह मान जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में इतना 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 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इस x का आप बताइए कि सम ऑफ डिजिट क्या होगा। अगर सम ऑफ डिजिट लेने जाएंगे तो आप देख लीजिए सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 25। आओ मेरे दोस्त अब हम 26 नंबर की ओर चले। 26 नंबर को देखते हैं। अब देखिए हमें कहा गया कि 0.225 और 0.36 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतना तो तुमको कर ही लेना चाहिए। अब इसको हम करेंगे तो बकवासी हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़िए। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त x बराबर a इंटू इतना, y बराबर b इंटू इतना, z बराबर c इंटू इतना, और आपसे मांगा क्या है? x बाई ए का क्यूब, y बाई बी का क्यूब, z बाई सी का क्यूब। तो मेरे दोस्त जिसका जिसका क्यूब निकाला है ना वो निकाल लो। x बाई ए निकाल लो, y बाई बी निकाल लो, z बाई सी निकाल लो। अगर आप x बाई ए निकालोगे, x a को इधर लेके आ जाओगे तो x बाई ए निकलेगा बराबर क्या रहेगा यहाँ पर? b माइनस सी। और मेरे दोस्त ये y और बटा में क्या? b। जब y बाई बी करने जाओगे ना तो आपका c माइनस ए होगा। और ये हमारा z और c को इस पार लेके आ जाओगे, z बाई सी, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब आप ध्यान दो मेरे दोस्त, यहाँ से x बाई ए निकालो, y बाई बी निकालो और z बाई सी निकालो, बराबर क्या होगा? अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा शून्य हो जाएगा। अब सोच के देखो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे दोस्त 0 हो गया, इसको जोड़ोगे 0 हो जाएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो वैसी स्थिति में अगर हम a क्यूब निकाल लें, b क्यूब निकाल लें और मेरे दोस्त c क्यूब निकाल लें तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3a b और c। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 3xyz और बाई ए बी सी। 3xyz और बाई ए बी सी।
ये कायदे से ऐसे होना चाहिए था 3xyz बटा ABC, तब ये आंसर होता है ना। लेकिन इस तरह से है नहीं तो ऑप्शन नंबर ई लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है। चलो आओ मेरे दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है। पहला काम तो ये हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, हो जाएगा -b/a यानी 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a यानी 8/3 हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे, इसका मान चाहिए ना। देखो मेरे दोस्त, आप एक काम कर सकते हो, अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अल्फा बाय बीटा और ये बीटा बाय अल्फा है ना, इसको आप एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख पाओगे, और बाय में अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आपका अल्फा बीटा 8/3 रखेंगे 16/3 हो जाएगा, नीचे भी आपका 16/3 हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, 27 माइनस 16 11/3, तो 3 से 3 तो चल गया, 11/16 बच गया। ये मेरा 11/16 हो गया, ये मेरा 11/16 हो गया, प्लस 4 इंटू ये क्या होगा, अल्फा बीटा हमारा एलसीएम होगा, तो अल्फा बीटा का मान क्या है 8/3, ठीक है। ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जो मेरा कि 3 है। ओके ठीक है। अब आप खुद मेरे दोस्त एक चीज़ देख लो, क्या ये हो गया आपका 11/16, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 ऊपर जाएगा, 9 9 चौको 36, 36/8 है, तो क्यों ना हम इसको 2 से गुना भाग कर ले, ताकि नीचे 16 हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। 72 और 11 हो जाएगा 83, 83/16। अब 83/16 हो जाएगा तो क्या हो गया, कैलकुलेशन देखो कहाँ पर मिस्टेक हो गया, चेक करो कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या, चेक करो भाई, सब लोग को चेक करना है। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये मेरे दोस्त हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये होगा 16/3 और ये होगा 8/3, तो यहाँ से 11 और बटे 8 हो जाएगा, तो 11/8 होगा मेरे दोस्त, 11/8 ठीक था। ये हमारा 11/8 है, और प्लस 9 चौके 36, 36 और बटे 8 हो जाएगा 47/8, तो 8 6 48 यानी 6.125, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर हो गया, 29 नंबर की ओर चलते हैं, बहुत आसान है आपका। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेन 15 डिग्री का मान 2 माइनस √3 होता है। अगर आपको कॉट 15 डिग्री चाहिए तो कॉट 15 बराबर 1/10 15 होता है, जो कि आपका 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है, अब आप बैठा लो यहाँ पर, 2 प्लस √3 हो गया, और ये आपका 2 माइनस √3 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 15 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। चलो अब इस पर आते हैं, इसको देखते हैं। कह रहे समतल भूमि पर एक पॉइंट y से लैंप पोस्ट के शीर्ष का कोण इतना है, लैंप पोस्ट के जड़ से y की दूरी 80 है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी। ये लैंप पोस्ट है मेरे दोस्त, ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, और ये धरती पर एक पॉइंट y है जिस पर लैंप पोस्ट के शीर्ष का कोण 45 है। हमें कहा कि इस लैंप पोस्ट से इसकी डिस्टेंस 80 मीटर है। अगर ये 90 45, ये भी 45 45 45 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 40 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। इतना सोचने की आवश्यकता क्या है, बहुत आसान है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखा जाए, क्या देखेंगे फिर से 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या देखेंगे फिर से, आप देख लीजिए, हम कुछ नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या देखेंगे इन बताइए, हमको कुछ नहीं देखना है, आप देखिए फिर से, झूठ मूठ का बाद में आ जाएंगे, उसके बाद 2 और 3 बोलेंगे समझने के लिए, कब का बता दिए, वो खामखा डिस्टर्ब करने के पीछे पड़े हुए हो। देखो इधर, आप देखिए दोबारा उसको, ठीक ना। चलिए बढ़िए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, BC पैरेलल टू AD, AC बराबर CD, एंगल ABC का मान 98, BAC 32 है, तो ACD का मान क्या होगा।
अब आप ये देखो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? एक पेयर साइड पैरेलल। अगर मैं इसे ए कहूँ, इसे बी कहूँ, इसे सी कहूँ, इसे डी कहूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? बी सी पैरेलल टू ए डी। ओ, बी सी पैरेलल टू ए डी है मेरे दोस्त, बी सी पैरेलल टू ए डी। और क्या एंगल दिया है? बी ए सी। ठीक है, ए बी सी और डी हो गया, बी सी पैरेलल टू ए डी। ओके, एक एंगल ये दिया है बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी हो जाएगा। और एक दिया है ए बी सी, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, या मेरे दोस्त नामकरण तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम ऐसे ही करेंगे। हमारा मन होगा हम नाम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को मन है कि मान लो यहीं ए देंगे, इसी को बी देंगे, इसी को सी देंगे, इसी को डी देंगे, तो कोई रोक सकता है? क्यों रोकेंगे? हैं? अब जैसे देखो एंगल बी, क्या बोला, ए बी सी, ये हमारे पास 98 है, अच्छी बात है, 98 हो गया। अब हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त? इसको मिलाना होगा। अब आप कहोगे क्यों मिलाना होगा? इसको ब्रदर इसलिए मिलाना होगा, इसलिए मिलाना होगा क्योंकि बी ए सी ये वाली एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 32। साथ ही साथ हम ये कहा कि ये जो ए सी है और ये जो सी डी है ये आपस में इक्वल है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि जोड़ करके 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ वाली और यहाँ वाली मिलके 180, अब 180 में अगर इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 130, इसका मतलब ही बचेगा 50, तभी तो 180 हो पाएगा। हाँ जी, अब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो इसके सामने 50 है तो इसके सामने ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अभी 50-50 तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होने के कारण ये 80 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए सी डी। तो देखिए ए सी डी ये हमारे पास 80 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में डायमेंशन अलग अलग है। अरे यार एकदम पागल करके छोड़ दिया है ये लोग। क्या डायमेंशन अलग अलग है यार? क्या डायमेंशन अलग अलग है? हैं? कौन चीज डायमेंशन अलग अलग है? इन बताओ। यहां पर एक बेलन है, बेलन का बाह्य और अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिक्कत है? हैं? बेलन का क्या होता है? बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, अंतर और अंदर इंटर अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, अंतर पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अंतर है 44, यहाँ से आर माइनस आर आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लकड़ी का वजन दिया हुआ है। खोखला बेलन का आयतन यही ना होता है जी, तो यहाँ से आर प्लस आर निकल गया। क्या समस्या है तुमको? अच्छा, अब ई पागल हो गया तो हम थोड़े पागल हो जाएंगे। ये वर्ग सेम ही है, वर्ग सेम ही है यहाँ भी, समझ गया? यहाँ दोनों जगह सेम यूनिट है, दोनों जगह सेम यूनिट है, मिसप्रिंट है इसमें। एकदम पूरा इरिटेट कर दिया। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रहा है? एकदम जी बकलोले है एकदम। देखो हाँ भाई, ट्रायंगल एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा 12 सेमी है। सी डी सी का बाइसेक्टर है। ए बी को डी पर मिलता है ई। सी डी का मध्य बिंदु है। बताओ बी ई की लंबाई क्या होगी? यहाँ देखो, ए बी और सी, ठीक है, ये हमारे पास मेरे दोस्त एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड 12 है। हमें कहा सी डी। देखिए एक काम करिए, यहाँ ए रखिए, यहाँ बी रखिए, यहाँ पर सी रखिए, ठीक है। क्या बोला है? हमें कहा सी डी जो है ना सी का बाइसेक्टर है। ये सी डी, ये सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर है, याद रखना।
समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है मेरे दोस्त, जिसके एंगल बाइसेक्टर बेस पर परपेंडिकुलर होते हैं और इसके बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर इसकी भुजा 12 सेमी दिया है, 12 ही दिया है ना, 12, तो क्या हो जाएगा इसका हाइट? आपको पता है कि √3/2 और इंटू साइड यही हाइट होता है, 6√3 हो जाएगा। अब हमें कहा कि सी डी का मिड पॉइंट हमारा ई है, क्या चाहिए हमको? सी डी का मिड पॉइंट ई है, हमें चाहिए बी ई। बोलिए 12 में सबसे पहले 6 हो जाएगा, ये पूरा 6√3 है, तो ये भी 3√3 हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। अब आधार लंब मालूम, आधार मालूम, कर्ण ही तो निकालना है, तो बी ई निकाल लीजिए। क्या होगा रूट के अंदर? आधार स्क्वायर और प्लस ये मेरा 3√3 लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 36 और प्लस 27। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 36 और प्लस 27, 3 और 63, तो 3√7 हो जाएगा। 3√7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3√7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़िए। यह मेरे दोस्त क्या कहता है? एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 144 है, तो बताइए इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का योगफल 180 होता है। ठीक है ना, इंटीरियर एंगल 144 है, तो एक्सटीरियर हमारा 36 डिग्री होगा। अब 36 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल है तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा? 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री बहिष्कोण का योगफल होता है, एक बहिष्कोण से भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या आ जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? हमें कह रहा है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? जब कभी भी किसी पॉइंट से किसी सर्कल पर, किसी पॉइंट से किसी सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचकर उसकी लंबाई मांगेगा, तो आपको बस इतना काम करना है, x² + y², 4 को बस इस पार ले आइए और आराम से मेरे दोस्त इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। वेरी सिंपल। 4 को इधर ले, 4 को इधर ले, है ना। अब आप क्या करना है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना, किसी पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर खींचा जाए और मेरे दोस्त उसको स्पर्श रेखा की लंबाई मांगे, तो बस इस पार ले आना है और ये वाली पॉइंट उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाए। बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, आयत की लंबाई 15 है और क्षेत्रफल हमारा 150 है। आपको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई ही एरिया होता है। अगर हमारा लंबाई 15 है, कन्फर्म चौड़ाई 10 होगा। ठीक है, अब हमें कहा कि आप लंबाई को छेड़छाड़ करिए, चौड़ाई में कोई छेड़छाड़ मत करिए, और इस तरह 4/3 गुना कर दीजिए। 4/3 करेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना। तो आप ही बताइए, चौड़ाई को तो हम छेड़े नहीं हैं, चौड़ाई 10 का 10 है, तो लंबाई कितना बढ़ेगा? तो भाई चौड़ाई को नहीं छेड़ना है और एरिया 200 बना देना है, तो 10 से ही कटेगा तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये नए वाले आयत की लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। आपसे कहा नया पैरामीटर क्या होगा? अगर न्यू पैरामीटर मांगेगा तो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई ही तो होता है। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बड़े आराम से आप कर लिए। ये हमारा 35 हो गया। अब चलिए हम 36 की ओर चलते हैं। 2 समान त्रिज्या वाला वृत्त, समान त्रिज्या वाला 2 सर्कल, समान त्रिज्या वाला 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जा रही है। समान त्रिज्या वाला एक दूसरे के सेंटर से जा रही है, कॉमन कोड की लंबाई क्या होगा? याद रखना, सेम रेडियस वाला 2 सर्कल जब एक दूसरे के सेंटर से जाएगी तो इस स्थिति में कॉमन कोड होता है r√3। रेडियस यहाँ 24 है तो सीधे 24√3 हो जाएगा। तो सोचने की जरूरत है ही कहाँ, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ 37 की ओर आओ। 37 नंबर क्या है? एक ठोस अर्धगोला, ये रहा ठोस अर्धगोला,
जिस पर ये एक शंकु लगा हुआ है, ठोस अर्धगोला है, इस तरह से शंकु लगा हुआ, ठीक है, शंकु। ये मेरे दोस्त क्या है, मेरा अर्धगोले पर शंकु लगा हुआ है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या 2 सेमी है, त्रिज्या 2 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हाइट, हाइट इसकी त्रिज्या के बराबर है। हाइट अगर त्रिज्या के बराबर है तो हाइट भी 2 ही हो जाएगा। इस ठोस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो सबसे पहले इस अर्धगोला का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 पाई बाय 3, और यहाँ हो जाएगा 8 पाई बाय 3, 24 पाई बाय 3 यानी कि 8 पाई। 8 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी 8 पाई। अब इसको देखिए कि आखिर ये है क्या, हमें चाहिए मीडियन, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका मांग रहा है। तो एट फर्स्ट मेरे दोस्त मीडियन होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ और इंटू एच। इसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। चलिए कोई बात नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कभी कभी क्या होता है ना कि पहले से कॉम्युलेटिव दिया होता है, अगर पहले से कॉम्युलेटिव दिया होगा तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन ये ना असेंडिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में, मतलब ये बड़ा छोटा ऐसा, इसका मतलब ये कॉम्युलेटिव नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव कैसे निकालेंगे, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख दीजिए, उसके बाद जोड़िए 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 400। इसके बाद क्या करना है, कैपिटल एफ यानी कि एन निकालना है। एन का मान क्या होगा, सभी फ्रीक्वेंसी का योगफल 100, अगर हम n/2 लेने जाएंगे तो हो जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा n/2 50 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस n/2 का मान आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, n/2 का मान कॉम्युलेटिव में ढूंढना है। जब आप कॉम्युलेटिव में n/2 का मान ढूंढेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता में n/2 का मान डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो ठीक बड़ा लेना है। 50 तो कहीं है नहीं, 50 से जस्ट बड़ा 76 है। यही वो क्लास है जो हमारा मीडियन क्लास है। ध्यान रखना, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ होता है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी होता है। मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को एल कहते हैं। एच कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच निकल जाएगा। अब आप बैठा दीजिए, लोअर लिमिट आपका 7 है, n/2 का मान 50 है, माइनस सी, सी आपका 36 है, बाई एफ, एफ कितना है 40, और इंटू एच, एच कितना है मेरे दोस्त, एच हमारे पास 3 है। 7 प्लस ये हो गया हमारा 14 3 42, 42 और बटे में 40, ठीक है, ये हो जाएगा 21 और बटे 20। फाइनली 140, ये 161 और बटा 20 हो जाएगा, 161/20 होगा, यानी ये हमारा 8.05 हो जाएगा, 8.05 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नहीं मेरे दोस्त, अब ये क्लास मॉर्निंग में ही चलता है, कंटिन्यू अब मॉर्निंग में ही अभी चल रहा है। 832 लोगों के एक सामान्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 624 लोगों के पास कार है। अगर 832 में 624 के पास कार है तो कितने के पास कार नहीं है, तो 832 में से 624 हटा दीजिए तो 208 लोगों के पास कार नहीं है। हमें कह रहा है जिनके पास कार नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब एक व्यक्ति को हम चुनते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उनके पास कार नहीं है। तो जिनके पास कार नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो जिनके पास कार नहीं है तो किस में से होगा, 208 में से, जबकि उनको चुने हैं किस में से, 832 में से, टोटल 832 है ना। सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.25, ठीक है। आओ अब तनिक इसको देखो। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, ये हमारा x/2 है, ये हमारा 2/y है और बराबर 1, ये हमारा y/2 है और ये हमारा
2/z है बराबर 1। तो z बाई, ध्यान दो, तो z/2 और प्लस 2/x का मान क्या होगा? तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, x का मान 1 मानना चाहिए और y का मान -4 मानना चाहिए, है ना? गड़बड़ हो जाएगा। चार। मेरे दोस्त ये थोड़ा सा वैल्यू सोचना होगा, यहाँ पर वैल्यू सोचो उसके बाद मानना। वैल्यू सोचो, क्या वैल्यू मानोगे? -4 इसको रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि अगर y का मान 4 रखते हैं तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। अच्छा, z का मान -2 रख लो, तो अगर 1/2 और प्लस 1/2 ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 4/2 और प्लस, मेरे दोस्त 2 और बटा -1 सॉल्व करेंगे भी 1 हो जाएगा। बैठा दो यही चीज़, -2/2 और प्लस 2/x, कितना रिजल्ट हो जाएगा? ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पर रख, क्या रॉन्ग है इसमें बताओ, क्या रॉन्ग है इसमें, तुम ही बताओ। अविनाश कुमार मेहता, तुम ही बताओ इसमें क्या रॉन्ग है, हैं? इसमें रॉन्ग क्या है? क्या समस्या हो गया इसमें? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 बाई, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर 16/3 हो गया, 27 - 16 11/3, नीचे 8/3, 11/8, तो 11/8 हम इसकी जगह पर बैठा दिए, +4, अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, और ये हमारे पास 8/3 है, 3 ऊपर जाएगा, 9 9 चौके 36, 36/8, 47/8, 8 6 48, बचेगा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। देख लेना तुम अपने से, ठीक है, परेशान हमको मत करो। चलो।